अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 57। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। रसवंती ने खुश होकर कहा, हाय सोचनगर बड़ा खूबसूरत नाम है, हमारी सलाहियतों के ऐन मुताबिक है। फरहाद, आज ही अपनी इस ममलिकत के नाम का ऐलान कर दो, बड़ा मज़ा आएगा। दुनिया के सारे अखबारात धमाका खेज खबरें शाया करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं बैनुल अक़वामी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने वाला हूँ। आज ही रात उस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम मलका मुअज़्ज़मा कहलाओगी। वह शर्मीले लहजे में बोली, और तुम? मैं सिर्फ मलका का मालिक बनकर रहूंगा। मेरे लिए तुम्हारे हुस्न शबाब की मुमलिकत काफ़ी है। वो चुप रही। यकीनन शर्मा रही होगी। हुस्न शबाब की मुमलिकत के मफहूम को दूर तक समझ रही होगी। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ हमारा सपना कब पूरा होगा। मैं देख रही हूँ कि हमारे रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा हो जाती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का होती हैं। हमारे दुश्मन शैतान के चेले हैं। पता नहीं हमारी लाइल्मी में कैसी शैतानी चालें चल रहे होंगे जिनका इल्म हमें बाद में होगा। दुरुस्त कहती हो। सिर्फ सुपर मास्टर को छोड़कर हमने बड़ी बड़ी शख्सियतों के लहजों को रिकॉर्ड किया, बड़ी बड़ी मालूमात हासिल कर रही हैं। इसके बावजूद वो गूंगे जासूस मेरे लिए मुसीबत बन गए थे। अब मुझे ज़रा सुकून है मगर इत्मीनान नहीं। किसी वक्त भी कोई नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। फरहाद, तुम्हें मालूम करना चाहिए था कि वो गूंगे जासूस किस मुल्क ने भेजे। उन गूंगों से मालूमात हासिल न होती। वह सब किराए के कातिल थे। खुद नहीं जानते थे कि उन्हें किसने भारी मुआवजा देकर इस काम पर लगाया। बहरहाल इसकी सज़ा हम तमाम दुश्मनों को देंगे ताकि वह आइंदा हमारे खिलाफ कोई कदम उठाने की जुर्रत न करें। रसवंती ने कहा, वो गूंगे दुश्मन अगर तुम्हें पहचान लेते तो बेदरेग गोली मार देते। इस कत्ल की साजिश की सज़ा ये है कि हर मुल्क का एक दुश्मन मौत का मज़ा चखे। मैं अपने देश में किसी एक अहम शख्स को हलाक करने जा रही हूँ। मैं भी अब इस मिशन पर रवाना हो रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे। मैं थाईलैंड के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के पास पहुँच गया। उसे मुखातिब किया, हेलो ऑफिसर। 1 घंटा पूरा हो गया। मैंने कहा था कि उन गूंगे जासूसों को मेरी तलाश से बाज रखो, मगर तुम्हारी इंतजामिया ने बेहिसी का सबूत दिया। वो गूंगे मुझे कत्ल करना चाहते थे। इसके बदले तुम्हारे मुल्क की किस अहम शख्सियत को मरना चाहिए मुझे बताओ। उसने परेशान होकर इल्तिजा अमेज़ लहजे में कहा, फरहाद साहब, हमने उन गूंगों को गिरफ्तार करने के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए मगर वो हाथ नहीं आए। अभी इतला मिली है कि म्यूजियम वाली सड़क पर एक जीप कार के पास 6 मुसल्लह अफराद की लाशें पाई गई हैं। मैं समझ रहा था कि वही लोग आपके दुश्मन थे। आपने उन्हें मार डाला है। तुम ठीक समझ रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। नहीं। वो सहम कर कुर्सी से उठ गया। मैंने उसे बिठा दिया। वो फिर उठ गया। फरहाद साहब, आप मेरी पहले बात सुन लें। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं हुक्म का बंदा हूँ। ऊपर से ऑर्डर आया था कि गूंगे जासूसों को गिरफ्तार ना किया जाए। फरहाद को यह तासुर दिया जाए कि हम बड़ी जामफिशानी से उन गूंगों को तलाश कर रही हैं और वो हाथ नहीं आ रहे। अच्छा, तो ऊपर से ऑर्डर आया था। कौन है वो ऑर्डर देने वाला? उसने नाम और ओहदा बताया। मैंने कहा, उससे फ़ोन पर राब्ता कायम करो। ये कहना, फरहाद एक 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 10 में है। वो मेकअप में है, लेकिन उस बिल्ली की वजह से पहचाना जा सकता है। वो बिल्ली उसके साथ है। उसने मेरे हुक्म की तामील की। फ़ोन पर राब्ता कायम होते ही मेरी बात दोहराई। दूसरी तरफ से कहा गया, अपने सादा लिबास वालों को हुक्म दो कि उसकी कड़ी निगरानी करें, ताहुक्मे सानी उसे छेड़ा ना जाए। रिसीवर रख दिया गया। मैं हुक्म देने वाले के दिमाग में पहुंच गया। वो आला अफसर का पीए था। एक कागज़ पर अपने अफसर का नाम लिखने लगा। वो तहरीर के जरिया 5 स्टार होटल में फरहाद की मौजूदगी की रिपोर्ट भेज रहा था। पीए को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो आला अफसर के सामने न आए। कोई भी तहरीरी रिपोर्ट गूंगे चपड़ासी को दे, वह चपड़ासी उस रिपोर्ट को बड़े साहब के पास पहुंचाएगा। चपड़ासी वो रिपोर्ट लेकर दूसरे कमरे में जाता, एक इंटरलिंक फ़ोन के क्रैडल पर दस्तक देता। उसके बाद उसके बड़े साहब के दफ्तर का दरवाज़ा खुल जाता। उस दरवाजे से सिर्फ चपड़ासी ही दाखिल हो सकता। इसी एहतियाती तदबीर के मुताबिक साहब के पीए ने वो रिपोर्ट चपड़ासी के हवाले की। फिर मैं उसके हिसाब पर सवार होकर दबे कदमों दूसरे कमरे में पहुंचा। उस वक्त चपड़ासी ने टेलीफोन के क्रैडल पर दस्तक देने के बाद रिसीवर रख दिया और दफ्तर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा ज़रा सा खुला। बड़े साहब हाथ बढ़ाकर वो रिपोर्ट लेना चाहते थे। मैंने चपड़ासी की कमर पर एक लात मारी। वो आगे की तरफ लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से टकराता हुआ अंदर गया। मैं भी अंदर पहुंच गया। बड़े साहब ने गुस्सा से झिल्लाकर अपने पीए से पूछा, नॉनसेंस, ये क्या हरकत है? क्या तुम पागल हो? बड़े साहब को अचानक अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। मैंने पीए के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वह सर झटक कर अपने आसपास हैरानी से देखता हुआ बोला, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बड़े साहब का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने इशारे से हाथ हिलाकर बाहर जाने के लिए कहा। पीए और चपड़ासी बाहर गए। साहब ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। तब एक खूबसूरत सी नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, डैडी, ये आपके पीए का दिमाग चल गया है क्या? बड़े साहब ने वो मुख्तसर सी तहरीरी रिपोर्ट पढ़ी। उनका हलक खुश्क हो रहा था। अंदेशे कह रहे थे कि फरहाद पहुंच गया। क्या बात है डैडी, आप परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि पीए नहीं, फरहाद आया था। ओ डैडी, फरहाद आपके दिमाग पर आसेब की तरह हावी है। मैं कितनी देर से समझा रही हूँ।
आप इस ओहदे से इस्तीफा दे दें, फरहाद से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। बड़े साहब जर्द चेहरा लिए रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर दोनों हाथों से अपने सर को टटोलने लगे। वो अपनी खोपड़ी के अंदर फरहाद को ढूंढ रहे थे। उनकी बेटी उन्हें गौर से देख रही थी। फिर पूछा, डैडी क्या वो मौजूद है? वो अपने दिल को तसल्ली देने के अंदाज में बोले, नहीं, मेरा वहम था। मुझे मालूम करना चाहिए कि पीए से ऐसी हरकत सरजद क्यों हुई। लड़की ने कहा, वो बहुत पीता है, यकीनन नशे में होगा। नहीं, उसे खुद इल्म नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँच गया। और डैडी जैसे भी पहुँचाओ, अगर फरहाद होता तो आप उस सुकून से न बैठे होते। हाँ, तुम ठीक कहती हो, इस सुकून से इत्मीनान हो रहा है कि वो नहीं है। वो जज्बाती अंदाज में बोली, हाय कैसा हीरो बना, कहीं आराम से बैठा है और बड़े बड़े इक़्तिदार वाले कांटों की कुर्सियों पर कराह रही हैं। ये कहकर वो हंसने लगी। वो नाराज़ होकर बोले, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं बड़ी ताकतों का मजाक उड़ा रही हूँ। हाय वो क्या चीज़ है, मैं आप उसके बारे में सोचती रहती हूँ। अगर हिसाब लगाया जाए तो 100% लड़कियाँ उसके लिए पागल होंगी। इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं उससे दोस्ती करूँ और उसे दामाद बना लूँ। आप क्या बनाएंगे? वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं ही बना कर ले आऊँगी। ये कहकर वो हंसने लगी। बड़े साहब ने आंखें सुकेड़कर अपनी बेटी लीना को देखा, फिर कहा, वो 5 स्टार होटल के कमरा नंबर 10 में है, क्या तुम उसे ट्रैप कर सकोगी? सॉरी डैडी, मेरा आपसे शुरू से इख्तलाफ रहा है। वो मेरा आइडियल है, मैं उसे एक बार मिलने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, मगर उसकी जान लेने की बात हो तो उससे एक बार भी नहीं मिलूंगी। मैं नहीं जानता कि दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो महबूबा बनकर मुझे मिलना चाहती हैं। बड़े साहब को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि वो खुद ही उस बड़े मुल्क के नुमाइंदे से राब्ता कायम करने के लिए सोच रहे थे, जिसने गूंगे जासूस मेरे पीछे लगाए थे, और वो सुपर मास्टर का मुल्क था। लीना का बाप सोच रहा था पहले इस इतला की तस्दीक हो जाए कि फरहाद 5 स्टार होटल में मौजूद है। तस्दीक हो जाने के बाद वो सुपर मास्टर के नुमाइंदे से राब्ता कायम करेगा। मैंने लीना के दिमाग में कहा, हेलो, अगर तुम चौंक ना जाओ तो ये यकीन करो कि मैं फरहाद बोल रहा हूँ। वो एकदम से चौंक कर अपने बाप को देखने लगी। वो सर झुकाए सोच रहा था। फिर वो मेरी सोच की मुट्ठी में रहकर उस दफ्तर के पिछले दरवाजे से निकली, उस कमरे में पहुंची जहां उसका बाप दफ्तरी मामला से थक जाने के बाद आराम करता था। वहां तन्हाई में मैंने उसके दिमाग को अपनी मुट्ठी से आज़ाद कर दिया। वो हैरान होकर उस कमरे को देखने लगी। मैंने पूछा, क्या यकीन आया कि फरहाद तुम्हारे पास मौजूद है? उसने मुसर्रत से लरजते हुए दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। फरहाद साहब, मुझे यकीन आ गया, मगर अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। आप मेरे पास हैं। हाय, मैं खुशी से मर जाऊंगी। मैंने कहा, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा तवक्कुआत अक्सर ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं। मैं दुख मुसीबत को खातिर में लाने वाली लड़की नहीं। आपको आज दुश्मन बनकर आए हूँ, मगर आपसे बात करने की आरजू पूरी हो गई। मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का दुश्मन हूँ। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने मेरे कत्ल का सामान किया। तुम बताओ कि तुम्हारे बाप के साथ क्या सलूक किया जाए? वो परेशान होकर बोली, मैं डैडी को समझाती रहती हूँ कि आपकी मुखालफत में ना रहें, मगर वो एक बड़े मुल्क के ज़ेरे असर हैं, वो मजबूर हैं। हाँ, वो दुश्मनी पर मजबूर हैं। मैं दुश्मनों से इंतकाम लेने पर मजबूर हूँ। मैं इल्तिजा करती हूँ, इस बार उन्हें मुआफ़ कर दो। मैं उन्हें मजबूर करूँगी कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। लीना, किसी के ख्यालात अच्छे हों या बुरे, मुझसे छुपे नहीं रह सकते। मैं जानता हूँ कि तुम जान देने की हद तक मुझे चाहती हो। वो खुशी से खिल गई। मैंने कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा बाप सुपर मास्टर का वफादार है, मेरी दुश्मनी से बाज नहीं आएगा। तुम्हारे मजबूर करने से वो थाईलैंड के सरकारी ओहदे को छोड़ देगा, मगर सुपर मास्टर को नहीं छोड़ेगा, और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लीना का खुशी से खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर अपने फैसले में कुछ गुंजाइश पैदा कर सकता हूँ। वह फिर गुलाब हो गई। उसने खुश होकर पूछा, सच? हाँ, तुम मेरी हमायत में अपने बाप से लड़ती हो। तुमने 5 स्टार होटल जाने से महज इसलिए इनकार किया कि तुम्हारे जरिए मेरे दुश्मनों को मुझ पर जाल फेंकने का मौका मिल जाता। हालांकि तुम्हारा दिल मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है। उसका दिल जज्बों की हलचल से धड़कने लगा। वो एक हाय के साथ बोली, आप तो दिल में उतरकर जज्बों को भी पढ़ लेती हैं। हाँ, मगर अभी जज्बों की नहीं, तुम्हारे बाप से इंतकाम लेने की बात हो रही थी। आप डैडी को एक बार मुआफ़ कर दें, ये मेरी पहली इल्तिजा है। दूसरी इल्तिजा है कि मुझे एक बार मिलने का मौका दें। मैं तुम्हारी चाहत के जज्बात देखते हुए तुम्हारे बाप को जिंदा छोड़ सकता हूँ। वो दुश्मन जिंदा रहेगा तो मैं दुश्मन की बेटी से नहीं मिलूंगा। दो में से कोई एक बात पसंद करो, अपने बाप की जिंदगी या मुझसे मुलाकात। आह, ये शर्त नहीं, जुल्म है। मैं डैडी को बहुत चाहती हूँ और आपकी परस्तिश करती हूँ। फॉर गॉड सेक, आप मुझे आजमाइश में न डालें। मैं तुम्हें सोचने और फैसला करने के लिए मोहलत दे रहा हूँ। मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं फिर किसी वक्त तुमसे राब्ता कायम करूंगा। उस वक्त तक तुम्हारा बाप जिंदा रहेगा। जाते जाते ये समझा दूं कि अपने बाप के सामने यहाँ मेरे आने और जाने का जिक्र न करना। अब मैं जा रहा हूँ। मैं वहां से चला आया। मैंने सुपर मास्टर के मुल्क के उस नुमाइंदे को मुखातिब किया जो मुज़ाकरात के आखिरी दौर में शरीक हुआ था। उसने चौंक कर पूछा, आप फरहाद साहिब हैं? हाँ, मैं तुम्हारे सुपर मास्टर का बाप हूँ। मेरा चैलेंज उसके पास पहुंचाओ। उससे कहना कि उसके 6 गूंगे किराए के कातलों को टेलीपैथी के जरासीम ने चाट लिया। किराए के बिल्ले मर जाएं तो सुपर मास्टर को गम नहीं होगा। मैं ठीक 20 मिनट के बाद उसे ज़बरदस्त सदमा पहुंचाऊंगा। वो तैयार रहे। तुम घड़ी देख लो। मेरी घड़ी में दिन के 11:30 बजे थे।
मैंने मास्क मैन के मुल्क के नुमाइंदा से कहा, सुनो, वो गूंगे जासूस सुपर मास्टर ने भेजे थे और तुम्हारा मास्क मैन मुझ पर खूंखार कुत्ते छोड़ने वाला था। मैं इसकी इबरतनाक सजा दूंगा। अपनी घड़ी का वक्त देखो और मास्क मैन को सजा का वक्त सुना दो। अब से ठीक 35 मिनट के बाद मैं उसके मुल्क के एक अहम सियासतदान माइकल विस्की को कत्ल कर दूंगा। उस मरने वाले के लिए जो हिफाजती इक़दाम कर सकते हो कर लो, दैट्स ऑल। इसके बाद मैंने दूसरे बड़े ममालिक के नुमाइंदों को बारी बारी मुखातिब करके कहा, 45 मिनट के अंदर 2 बड़े ममालिक नाकाबिले बर्दाश्त सदमात से 2-4 होंगे। इसके बाद तमाम बरसरे इक़्तिदार लोगों को अकल आ जाएगी कि फरहाद और रसवंती के खिलाफ इक़दामात का मतलब अपनी अपनी मौत को दावत देना है। मैंने आज रात बैंकॉक के वक्त के मुताबिक 9 बजे यह दावत दी कि जो मुल्क मेरी अलहदा ममलिकत को तस्लीम करना चाहता है वो थाईलैंड के डायरेक्टर जनरल के जरिए मुझसे रब्ता कायम करे। मैं उस मुल्क को दोस्त बनाऊंगा। दूसरी बात यह कि आज 6 बजे मैं बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर रहा हूँ। जिस मुल्क के सहाफ़ी बतौर रिपोर्टर उस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे और जो मुल्क मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट शाया करने के लिए अपने अखबारात पर पाबंदियां आयद करेगा, उस मुल्क को सुबह तक नाकाबिले बर्दाश्त नुकसानात उठाना पड़ेंगे, दैट्स ऑल। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करने के बाद मैंने थाईलैंड के नशर व इशात के एक आला अफसर को मुखातिब किया। उसे हुक्म दिया कि वो आज शाम 6 बजे बैंकॉक में बैनुल अक़वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात करे। किसी मुल्क को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देना ज़रूरी नहीं, तमाम ममालिक से सहाफ़ी रिपोर्टर खुद ही आएंगे। यह हुक्म देने के बाद मैंने घड़ी देखी। मुझे अपने पहले चैलेंज पर अमल करने के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। बहरे ओकियानूस की गहराई में कई करोड़ डॉलर की लागत से तैयार की हुई आबदोज़ रवां दवां थी। मैं उस आबदोज़ के कैप्टन फॉक्स हाकर के पास पहुंच गया। वो कंट्रोल रूम में मशीनों के दरमियान खड़ा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। मशीनों को ऑपरेट करने वाले माहिरीन अपने कामों में मसरूफ़ थे। एक आला बता रहा था कि वो समुंदर की कितनी गहराई में है। एक मशीन के ऊपर बड़े से स्क्रीन पर समुंदर का वो हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां से वो आबदोज़ गुजर रही थी। आबदोज़ के नीचे बहुत दूर काई भरी झाड़ियां और पथरीली चट्टानों के पहाड़ नजर आ रहे थे। मैंने कैप्टन की सोच में कहा, गोले बारूद के ज़खायर को चेक करना चाहिए। कैप्टन ने एक ऑपरेटर को हुक्म दिया, रॉबर्ट से कहो कि असला खाने के दर्जा हरारत को चेक करे। ऑपरेटर ने हुक्म की तामील की, रॉबर्ट से रब्ता कायम किया। मैं रॉबर्ट के पास पहुंच गया। वो आबदोज़ के आखिरी सिरे में काले को देखकर जवाब दे रहा था। फिर उसने अपने मातियत से बातें की। मैंने उसके मातियत को भी जहन में नोट कर लिया। अब अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। उस 5 मिनट में मैंने रॉबर्ट को गाफिल बनाया, उसके मातियत को इंजन रूम के पास भेजा। उसकी टोपी के अंदर एक हैंड ग्रेनेड रखा हुआ था। दूसरा हैंड ग्रेनेड एक छोटे से तौलिए में था, जैसे वो आबदोज़ की लॉन्ड्री में तौलिए धुलवाने जा रहा हो। 4 मिनट गुजर गई। 5वें मिनट में इंजन रूम की तरफ ज़बरदस्त धमाका हुआ। आबदोज़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हलचल सी मच गई। वो लोग धमाके की वजह मालूम करना चाहते थे कि उसी वक्त दूसरा धमाका हुआ। कैप्टन ट्रांसमीटर के पास खड़ा चीख रहा था। समुद्र की सतह पर बहरी जहाज 707 से राब्ता कायम करने के बाद बता रहा था कि आबदोज़ में अचानक धमाके हो रही हैं। दूसरी तरफ एक मशीन के पास एक शख्स चीख कर कह रहा था कि इंजन के परखच्चे उड़ गए, आबदोज़ तह में बैठ रही है, यहाँ पानी तेजी से भरता जा रहा है, हम डूब रहे हैं। मैं रॉबर्ट को लेकर राब्ता कायम करने वाली उन मशीनों के पास पहुंच गया। रॉबर्ट ने एक हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकाली, फिर उसे मशीनों के दरमियान कैप्टन की तरफ उछाल दिया। दूसरे लम्हे वहां भी धमाका हुआ। मैं रॉबर्ट के दिमाग से निकल आया। अब वहां किसी का दिमाग मुझे पनाह देने के काबिल नहीं रहा था। अब सुपर मास्टर को दिल के दौरे पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने ग्रीनलैंड के शुमाल में जो एटमी धमाका किया था उससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। बरसों की मेहनत बर्बाद हुई। उस मुल्क के अजीम साइंसदान मारे गए और एटमी तजुर्बात के सिलसिले में वो बड़ा मुल्क बहुत पीछे रह गया। दूसरा धमाका आबदोज़ का था। इसके बाद यकीनन सुपर मास्टर की कमर टूट जाएगी। अभी मेरे पास उसकी झुकी हुई कमर देखने का वक्त नहीं था। मैं मास्क मैन के मुल्क के बहुत बड़े साइंसदान माइकल विस्की के पास पहुंच गया। एक बहुत बड़ी इमारत में सख्त पहरा था। किसी को वहां छोटा सा असलहा ले जाने की भी इजाज़त नहीं थी। डर था कि असलहा रखने वाला कोई भी अफसर टेलीपैथी का शिकार होकर माइकल विस्की को कत्ल कर सकता है। उस इमारत के कमरे में हुकूमत के कई जिम्मेदार अफसरान थे। उन्होंने माइकल विस्की को एक कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पांव बांध दिए थे ताकि मैं टेलीपैथी के जरिए माइकल को उसकी जगह से हिला ना सकूं और उसे ऊपरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी के लिए मजबूर न कर सकूं। तमाम अफसरान बारी बारी मुझे पुकार रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि मैं माइकल विस्की को हलाक न करूं। उस अहम शख्सियत को छेड़ने से पहले जरा उन लोगों से बातें कर लूं। मैंने घड़ी देखी। उन्होंने ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि मैं मुकर्रर वक्त पर उसे हलाक नहीं कर सकता था। लिहाजा उनसे बातें करके ज़रा वक्त ज़ाय करके अपने चैलेंज पर अमल करने का रास्ता ढूंढना पड़ा। मैंने एक अफसर की ज़ुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर मौत बनकर आ चुका हूँ। वो सब फौजी अंदाज में अलर्ट हो गए। एक अफसर ने कहा, योर हाइनेस फरहाद अली तैमूर, हम आपकी अलहदा मुमलिकत को तस्लीम करती हैं। फौजी सलूट अदा करती हैं। तमाम लोग एक कितार में खड़े हो गए। वो फौजी सलाम पेश करना चाहते थे।
मैंने उस अफसर को लड़खड़ाने पर मजबूर किया। वो फर्श पर गिरते गिरते संभल गया। मैंने कहा, तुम्हारे मास्कमैन के भेजे हुए कुत्ते मुझे नोच लेते तो आज तुम जश्न मनाते। मैं दोस्ती का हाथ कबूल करता हूँ, दुश्मनों का मजबूर सलाम कबूल नहीं करता। अफसर ने कहा, हमसे एक गलती हो गई, बड़े बड़े हुक्मरां ऐसी सियासी गलतियों को नज़रअंदाज करके मसलियत अंदेशी से काम लेते हैं, बिगड़े हुए दुश्मनों को दोस्त बनाकर अपने मुफादात हासिल करते हैं। आप एक अजीम हुक्मरां हैं, आप एक। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता। मुझे तुम जैसों की गलतियों को नज़रअंदाज करने की आदत नहीं। मेरा सख्त कानून तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा कि मैं मुआफ़ी की गुंजाइश नहीं रखता। तुम सबकी बेहतरी इसी में है कि माइकल विस्की को खुद गोली मार दो, उसकी मौत अटल है। थोड़ी देर बाद तुम्हें यह इतला भी मिलेगी कि सुपर मास्टर की वो आबदोज जो बहरे ओकियानूस में थी, उसे मैंने तबाह कर दिया है। वो सब सहमी हुई नज़रों से उस अफसर को देख रहे थे जिसकी जुबान से मैं बोल रहा था। गोया वो लोग उस अफसर की सूरत में नादीदा फरहाद को देख रहे थे। उन्हें इस बात की खुशी हो सकती थी कि मैंने उनके दुश्मन सुपर मास्टर की कमर तोड़ दी, लेकिन एक अहम सियासी शख्सियत की होने वाली मौत उनकी भी कमर तोड़ने वाली थी। आखिर में माइकल विस्की ने कहा, योर हाइनस फरहाद अली तैमूर, मुझे एक दिन मरना है। आपकी जिद बता रही है कि वो आज ही का दिन है। ऑफिसर, मेरे हाथ पांव खोल दो, तुम में से कोई मुझे बचा नहीं सकता। मैं हिज हाइनस की मर्जी के मुताबिक जान दूंगा। वो लोग हिचकिचाने लगे, मगर मैं जिस अफसर के दिमाग में था उसने आगे बढ़कर माइकल विस्की के हाथ पांव खोल दिए। वो आज़ाद होकर बोला, योर हाइनस, टेलीपैथी और मुल्की सियासत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। आप टेलीपैथी के जरिए दुनिया को ज़ेर कर सकती हैं, एक डिक्टेटर बन सकती हैं। अगर कभी टेलीपैथी में कोई कमज़ोरी पैदा हो जाए या आप और हर हाइनस रसवंती अपनी उम्र गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो आप दोनों के बाद सियासी दानिशमंदी ही काम आएगी। और इस तरह काम आएगी कि आप दोनों अभी से सियासी समझौताबाजी से काम लिया करें, ताकि तमाम ममालिक आपके बाद भी आपके मुल्क के दोस्त बने रहें। वो वाकई ज़हीन सियासतदान था, मुझे बड़े पते की बातें समझा रहा था। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि मेरी औलाद भी टेलीपैथी सीख सके। ये घर की खेती नहीं है कि हमारे बच्चे भी इस खेती से फसल उगाएंगे। टेलीपैथी ऐसी आसान होती तो नस्ल दर नस्ल चलती। माइकल विस्की दुरुस्त कह रहा था। हम जो ममलिकत कायम कर रहे थे, अगर उसके सियासतदान ना बनते तो मेरी और रसवंती के बाद वो ममलिकत कायम न रहती, और सियासतदान बनने के लिए मसलियत अंदेशी सीखना लाजमी था। माइकल विस्की ने कहा, हम बड़े ममालिक कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी मसलियत अंदेशी से काम लेकर दोस्ताना मुआहदे करते हैं। जब आप अपने मुल्क की बागडोर संभालेंगे तो मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी। योर हाइनस, मेरे मुल्क की तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हम अपनी इस सियासी गलती का इतराफ़ करते हैं। आप इंतकामी कार्रवाई करने में, हक बजाने में हैं। मैं मरने से पहले आपको मसलियत अंदेशी का मशवरा देते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। आप सिर्फ एक बार हमारी दोस्ती पर एतमाद कर लें। हमारा मुल्क सबसे पहले अखबारात, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह के ज़रिए ऐलान करेगा कि हमने आपकी अलहदा ममलिकत को तस्लीम कर लिया है। सबसे पहले हम आपकी ममलिकत का प्रचार करेंगे। मैंने अफसर की ज़ुबान में कहा, मिस्टर माइकल विस्की, आपने मुझे मुतासिर किया है। मैं दिली मुसरत के साथ आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। मैंने मुसाफे के लिए अफसर का हाथ बढ़ाया। माइकल विस्की ने गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए कहा, हमारी दोस्ती पायदार रहेगी। हमारे हाथ हमेशा एक दूसरे के हाथ में रहेंगे। आज से आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है। मैं आपको और हर हाइनस रसवंती को जिंदाबाद और आपकी मुमलिकत को पाइंदाबाद कहता हूँ। तमाम अफसरान पुरजोश अंदाज में नारे लगाने लगे। माइकल विस्की ने पूछा, क्या आपने अपने मुमलिकत के लिए किसी इलाके का इंतखाब किया है? मैंने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आज शाम तक हम इंतखाब कर लेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अपने मुल्क के सहाफ़ियों को ज़रूर शरीक करें। यह भी कोई कहने की बात है, हम आपके हर मामला में पेश रहेंगे। और मैं सबसे पहले आपको और हर हाइनस को अपने मुल्क का दौरा करने की दावत देता हूँ। मैं दावत कबूल करता हूँ। हमारी मुमलिकत का क़याम अमल में आते ही हम दौरे की तारीख मुकर्रर करेंगे। अच्छा, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कभी राब्ता कायम करूँगा। उन लोगों ने बड़े ही खुलूस और मोहब्बत भरे कलमात अदा करते हुए मुझे रुखसत किया। मैं ज़हनी तौर पर समीना के कॉटेज में हाजिर हो गया। सामी मेरी गोद में बैठी हुई थी। मैंने कहा, ओह सॉरी सामी, मैंने अभी तक तुम्हें खाने पीने के लिए नहीं पूछा, मगर खाओगी क्या? समीना अभी खाने पीने का सामान खरीदने बाजार गई है। कहते हैं कि शैतान का नाम लो तो वो हाजिर हो जाता है। समीना उसी वक्त कॉटेज में दाखिल हुई। मुझसे बोली, भैया मैंने पूरे $200 का सामान खरीदा है। बाहर गाड़ी में सारा सामान रखा है, आप ज़रा उठाकर अंदर ले आएं। फिर उसकी नज़र सामी पर पड़ गई। वो हैरानी से बोली, अरे ये तो वही बिल्ली है। वो मुसल्ला दुश्मन शायद इसी बिल्ली के जरिए फरहाद को तलाश कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ ये फरहाद की पालतू बिल्ली है, अपने मालिक को मेकअप में भी पहचान लेती है। आप कैसे जानते हैं इस बिल्ली के बारे में? अभी मिस्टर फरहाद मेरे दिमाग में आए थे, उन्होंने बताया है। सच? वो जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ, वो कह रहे थे कि ये बिल्ली उनकी वफादार साथी है, हमारे पास अमानत के तौर पर रहेगी। इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। मैं तो दिन रात इसका ख्याल रखूंगी। समीना ने खुश होकर सामी को गोद में लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए।
इससे पहले कि सामी इनकार करती, मैंने उसे पुचकार कर कहा, जाओ सामी, ये फरहाद का हुक्म है कि तुम्हें समीना के पास भी रहना चाहिए। वो उसकी गोद में चली गई। उसने कहा, हाय सामी, कितना प्यारा नाम है। अब आप जाइए, गाड़ी से सामान ले आइए। मैं सामान उठाने का काम नहीं करता, ड्राइवर के $1 दे दो, वो ले आएगा। भैया आप तो सदा की कामचोर हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई सामी को उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने कहा, ठहरो, फरहाद ने कहा है कि सामी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना ताक में रहने वाले दुश्मन समझ लेंगे कि फरहाद ने हमारे कॉटेज को अपनी पनाहगाह बनाया है। वो सर हिलाकर बोली, हाँ ये सोचने की बात है, इस बिल्ली को बाहर नहीं जाना चाहिए, लानत है दुश्मनों पर। वो सामी को मेरे पास छोड़कर बाहर चली गई। मैंने रसवंती को मुखातिब किया, उसे खुशखबरी सुनाई कि मास्क मैन के हुक्मरान ने हमारी अलहदा मुमलिकत को तस्लीम कर लिया है। मैंने माइकल विस्की से होने वाली बातें तफसील से बताईं। वो खुश होकर बोली, आज का दिन यादगार बनकर रहेगा। मैंने कहा, दिन से ज़्यादा आज की रात अहम है। अभी दूसरे मुमालिक घुटने टेकने वाले हैं। आज की रात कल हमारे लिए नई मुमलिकत का आफताब तुलू करेगी। रसवंती ने कहा, मरियम जोग्राफिया की एक किताब पढ़ रही है, वो शाम तक कोई अच्छा मशवरा दे सकेगी। ठीक है, आज रात 8 बजे हम अपनी अपनी जगह दुनिया का नक्शा लेकर बैठेंगे और किसी इलाका का इंतखाब करेंगे। फरहाद वसंती शिकायत कर रही थी कि तुम उसे भूल गए हो, उससे ज़रा बातें कर लो। भाई उसे समझाओ, फुर्सत मिलेगी तो बातें ही बातें होंगी। तुम देख रही हो कि मैं सुबह से कितने महाजों पर जा रहा हूँ। अब यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं ज़रा सुपर मास्टर की परेशानियां देखने जा रहा हूँ। रसवंती से रुखसत होकर पहले मैंने शर्लक को देखा। वो बेनी और रोमाना जोग्राफियाई मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहे थे। मैंने उनसे कहा, आज रात 8 बजे हम अपनी अपनी जगह नक्शा लेकर बैठेंगे और तमाम की मुतफिका राय से एक इलाके का इंतखाब करेंगे। वहाँ मम्मी भी बैठी हुई थी, वो मुझे दुआएं दे रही थी। वहाँ सभी खुश नजर आ रहे थे, एक नई मुमलिकत के सिलसिले में दिलचस्प बहस कर रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए उन लोगों से रुखसत होकर जूनियर सुपर मास्टर के पास पहुंचा। वो मेज़ पर झुका हुआ एक फ़ाइल का मुतालिया कर रहा था। मालूम हुआ कि कुछ देर पहले वो फाइल सुपर मास्टर ने भेजा था। उस फाइल में आबदोज की तबाही का जिक्र था। इस तबाही के पेश नज़र नए अहकामात जारी किए गए थे। वो कुछ यूं थे कि फरहाद और रसवंती को अब न छेड़ा जाए। तमाम ममालिक के मास्टरों, खसूसन बैंकॉक के मास्टर भवानी राजपत राय को हुक्म दिया गया था कि वो फिलहाल अपनी तमाम सरगर्मियां ख़त्म कर दे। वो टेलीपैथी जानने वाले 1000 पर्दों के पीछे पहुंच जाती हैं। लिहाजा अब यह समझना नादानी है कि वो दोनों हमारी किसी खुफिया चाल को नहीं समझ सकेंगे। दो नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाने के बाद सुपर मास्टर में इतनी सकत नहीं रही थी कि वो मजीद कोई नुकसान बर्दाश्त कर सकता। उसने हुक्म दिया था कि उसके मुल्क के प्रेस रिपोर्टर बैंकॉक में फरहाद अली तैमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और 9 बजे थाईलैंड के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल के जरिए फरहाद और रसवंती की नई मुमलिकत को तस्लीम किया जाए और अपने मुल्क की तरफ से हर तरह की इमदाद की पेशकश की जाए। कोशिश ये होना चाहिए कि एक फरहाद पिछली दुश्मनी को भूलकर हमारी दोस्ती पर एतमाद कर ले। मैंने खुश होकर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली। हर तरफ कामयाबी मेरे कदम चूम रही थी। सामी ने कहा, मियाऊं। मैंने उसे सहलाते हुए कहा, अच्छा तुम मुझे मुबारकबाद दे रही हो? सामी मेरी जान, मैं बहुत अरसा तक जिंदगी की धूप में जलता रहा। मेरा कोई घर नहीं था जिसके दरवाजे पर मेरी कोई चाहने वाली इंतजार करती हो। अब मेरा एक मुल्क होगा और वहाँ ऐसा आलीशान महल होगा जिसके एक दरवाजे पर रसवंती मेरा इंतजार करेगी, दूसरे दरवाजे पर रोमाना खुशामदीद कहेगी, तीसरे दरवाजे पर सोनिया। एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी मसरूफियात में सोनिया को भुला दिया है। इस दौरान कई बार सोचा कि उससे राब्ता कायम करूं, उसकी और जिम्मी यानी बायोनिक मैन की खैरियत दरियाफ्त करूं, लेकिन किसी की खैरियत पूछने की रस्म फुर्सत में ही अदा की जाती है। अब मेरे सामने एक नई मुमलिकत के मसाइल थे। आइंदा भी फुर्सत पाने की उम्मीद नहीं थी। लिहाजा मैंने उसी वक्त सोनिया से मिलने का थोड़ा सा वक्त निकाल लिया। सोनिया और जिम्मी पेरिस के खूबसूरत शहर में थे, लेकिन एक छोटे से कॉटेज में कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ा अफसोस हुआ। सोनिया ने खुद ही ये कहकर मुझसे किनारा कशी इख्तियार की थी कि जब तक जिम्मी सेहतियाब नहीं होगा वो मेरी किसी मुहिम में शरीक नहीं होगी। उसके इस फैसला के पेश नज़र मैं अपनी मौजूदा मुहिम से फारिग होकर ही उससे राब्ता कायम कर सकता था। जब मैं सोनिया के पास पहुंचा तो वो किचन में थी और जिम्मी के लिए सूप तैयार कर रही थी। मैंने उसे मुखातिब करने से पहले चुपचाप उसके जहन को कुरीदना शुरू किया। पता चला कि जिन दिनों जिम्मी कराची के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, उन दिनों सुपर मास्टर की तरफ से हुक्म दिया गया था कि जिम्मी को पेरिस के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचाया जाए और उसके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिम्मी ने तनहा पेरिस जाने से इनकार कर दिया। वो सोनिया को छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह बात खुल गई कि वो सोनिया पर 1000 जान से आशिक है और ये इश्क सुपर मास्टर के मुफाद के खिलाफ था, क्योंकि जिम्मी इस तरह सोनिया के नाते से फरहाद का दूसरा रूप बन जाता। जिम्मी को बायोनिक मैन बनाने के सिलसिले में कसीर रकम खर्च की गई थी, वरना सुपर मास्टर उसे ख़त्म ही कर देता। लिहाजा मसलिहतन उसके साथ पेरिस भेज दिया गया। इस मसलिहत अंदेशी के पीछे चालें थीं, ये अभी मैं नहीं जानता था। हाँ, ये समझता था कि जिम्मी का इश्क ख़त्म करने के लिए सोनिया को कत्ल किया जा सकता था। सुपर मास्टर के साजिशी मंसूबे जो भी रहे हों,
वो सब आबदोज की तबाही से पहले थे। अब वो सोनिया और जिमी के खिलाफ भी कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। सोनिया चिकन सूप एक प्याले में उंडेलकर फिर वो प्याला और चमचा लेकर किचन से बाहर आई। कॉटेज की एक ख्वाबगाह में दाखिल हुई। जिमी आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सर और बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थीं। सोनिया बिस्तर के पास पहुंचकर रुक गई। फरते मोहब्बत से उसे देखने लगी, क्योंकि जिमी सूरत और सरापे के एतबार से मुकम्मल फरहाद था। सोनिया ऐसा ही फरहाद चाहती थी जो उसके साथ घर की चार दीवारी में रहे, उसका और सिर्फ उसका रहे। वो बीमार हो तो वो रातें जाग जाग कर उसकी खिदमत करे, उसकी दवा और खुराक का ख्याल रखे। अब उसकी आरजू पूरी हो रही थी। फरहाद उसकी खिदमत हासिल करने के लिए बीमार पड़ा था। उसने चिकन सूप के प्याले को बिस्तर के साइड टेबल पर रख दिया, फिर उसके पास बैठकर बड़े प्यार से उसका सर सहलाने लगी। जिमी ने आंखें खोलकर देखा, उसे देखकर मुस्कुराया। दोनों हाथ बढ़ाकर उसे बाजुओं के हल्के में लेकर कहा, सोनिया तुम ना होती तो मैं कब का मिट्टी में मिल चुका होता। ये नई जिंदगी सिर्फ तुम्हारे नाम है। ये कहते ही उसने सोनिया को अपने करीब खींच लिया, उसके चेहरे को अपने चेहरे पर झुका लिया। फिर मेरा दिल सदमा से डूबने लगा, ऐसे जैसे मेरे सीने में अनदेखा खंजर पेवस्त हो गया हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो जिमी की कुर्बत में इतनी दूर तक बहक जाएगी। बहक जाने की बात मैंने गलत कह दी, इसलिए कि वो नादान नहीं थी। उसने पूरे दिलो जान से जिमी को कबूल किया था। मैं देख रहा था कि वो मुझसे दूर हो गई है। उसकी सोच बता रही थी कि वो फरहाद की आगोश में है। फरहाद के सीने पर उसका सीना धड़क रहा था। वहां उसके जज्बात की नगरी में मैं ही मैं था, और यहां मैं सोनिया की ज़ात से खाली हो चुका था। मैंने ख्याल ख्वानी खत्म कर दी। समीना के कॉटेज में वापस आ गया। मेरा सर दुख रहा था, मेरा दिल दुख रहा था। मैंने नाकामी का मुंह नहीं देखा, कभी किसी ख्वाहिश की तकमील से महरूम नहीं रहा। आज जिंदगी में पहली बार सोनिया जैसी अजीज हस्ती से महरूम हो गया। वो जिंदा थी मगर मेरे लिए मर चुकी थी, और दिल उसकी मौत और उसकी महरूमियत को तस्लीम नहीं कर रहा था। हर ख्वाहिश की तकमील ने मेरे दिल को आदतन बिगाड़ दिया था। इसलिए यकीन नहीं आ रहा था कि सोनिया ने मेरी जगह किसी और को दे दी है। दुनिया की कोई जगह किसी के बगैर खाली नहीं रहती। हम मरने के बाद जो जगह छोड़ जाती हैं वहां कोई दूसरा आ जाता है। इंसान के दिल से भी कोई जाता है तो दूसरा प्यार करने वाला आ जाता है। मेरे दिमाग ने सवाल किया, फरहाद तुम सोनिया के दिल से कैसे गए? मैंने जवाब दिया, मेरी तवील जुदाई ने मुझे उसके दिल से निकाल दिया। ये गलत है, मेरे दिमाग ने समझाया। तवील जुदाई के बावजूद औरत अपने मर्द की जगह किसी को नहीं देती। अगर औरत को सिर्फ इतना यकीन दिला दिया जाए कि उसका मर्द सिर्फ उसका है और वह दूसरी औरतों की जवानियों में अपनी औरत को नहीं भुलाएगा। सोनिया को मायूस करने वाले, सोनिया के एतमाद को कत्ल करने वाले तुम हो। मैंने बिस्तर पर गिरकर आंखें बंद कर लीं। तब मेरी छठी हिस्स ने बताया कि मेरे अंदर रसवंती बोल रही है। जब मैं पहचान गया तो वो बोली, हाँ फरहाद, अगर मैं गलत कह रही हूं तो जवाब दो। सोनिया तुम्हारी खातिर जान देने के लिए तैयार रहती थी। उसे मायूस और बददिल किसने किया? मैंने कहा, मैंने किया। मैं इस काबिल नहीं हूं कि किसी से सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर सकूं। वादा किया तो वो भी कभी पूरा ना होगा। तुम चाहो तो जरूर पूरा होगा। मेरे चाहने से मेरे हालात, मेरे दुश्मन नहीं बदल सकते। तुम क्या समझती हो कि मैं शराफत से एक जगह घर बनाकर जिंदगी गुजारूं तो ये बड़ी बड़ी खतरनाक तंजीमें मेरी शराफत का यकीन कर लेंगी? ये तंजीमें कभी मुझे चैन से नहीं बैठने देंगी। हम और तुम अपने नए मुल्क में सुकून से रह सकेंगे। अब तो बड़े बड़े ममालिक हमसे खौफजदा हैं। वो दोस्त बनकर रहेंगे, दुश्मनी की जरूरत नहीं करेंगे। रसवंती, ये तुम्हारी नादान सोच है कि खौफजदा रहने वाले हम जैसी हस्तियों को हमेशा अपने सर पर मुसल्लत रखेंगे। एक नई मुमलिकत का क़याम इसलिए अमल में आ रहा है कि हम अपने लिए एक ज़बरदस्त महाज बनाकर रखें। तुम्हारे रिश्तेदार और हमारे दूसरे अहबाब महफूज रह सकें, मगर वहाँ मेरा और तुम्हारा पुरसुकून रहना मुमकिन नहीं। आए दिन नए मसाइल और मुसाइब सामने आएंगे। फरहाद, तुम अभी से मेरे दिल में अंदेशे पैदा कर रहे हो। तुम्हारी सलाहियतों के आगे तमाम अंदेशे पानी हो जाएंगे। सिर्फ एक अंदेशा पत्थर है, और वो ये कि जिस तरह हालात ने मुझे सोनिया से दूर रखा, उसी तरह तुमसे भी मुझे दूर ले जा सकती हैं। मैं टेलीपैथी के सहारे तमाम हालात से गुजर कर फिर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। तुम टेलीपैथी के सहारे तकदीर से नहीं लड़ सकोगी। तुम मेरा दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो। अपने तजुर्बात बयान कर रहा हूं। सोनिया, रुमाना और तुम दिलो जान से मुझे चाहने वाली हस्तियां हो, मगर मेरी चाहत ऐसी है कि अपनी चाहने वालियों पर जान देने के बावजूद मैं हमेशा साथ नहीं रह सकता। तुमने अभी सिर्फ दिल हारा है। मेरी आगोश में आकर अपनी जवानी हारने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो रसवंती, कि बाज़-औक़ात तकदीर टेलीपैथी को ठोकरों में उड़ाती है। खुदा ना करे कभी तुम भी सोनिया की तरह मायूस हो सकती हो। साफ क्यों नहीं कहते कि मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? तुम टेलीपैथी के जरिया मेरे चोर ख्यालात पढ़ सकती हो। मेरे दिल में चोर नहीं। मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर सकता हूँ, जैसे कि सोनिया और रोमाना के साथ हर आजमाइश से गुजरता रहा हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह सोचने समझने की दावत दे रहा हूँ। मुझे अपने आप पर एतमाद है कि मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र गुजार दूंगा, और ये भी समझता हूँ कि हालात मेरे आज के वादे को पूरा नहीं होने देंगे। वह तायीद करते हुए बोली, तुम ठीक कहते हो। हम और तुम तकदीर से नहीं लड़ सकते। पता नहीं आइंदा हालात क्या होंगे। मुझे वाकई सोच समझकर तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहिए।
मैं अपने दिल को समझाने जा रही हूँ। काश ये दिल अकल की बात समझ ले। दिल समझता है जब ठोकर लगती है। मैं नहीं चाहता कि कभी तुम्हें ठोकर का एहसास हो। मुझे जवाब नहीं मिला। वो जा चुकी थी। मैंने सोचा उसे मुखातिब करूं, मगर उसे मुखातिब करना गोया अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाना था। सोनिया की तरह उसे भी फरेब देना था। मैं फरेबी हूं। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि ऐसी टूटकर प्यार करने वाली हस्ती को फरेब दूं। आज रसवंती का दिल टूटने से वो खूब रोएगी। आज रो लेना ठीक है, दिल का गुबार धुल जाएगा, वरना बाद में पछतावे के आंसू सारी उम्र बहते रहेंगे। ठीक है, अभी 2 घड़ी का रोना ठीक है। मैं सोचते सोचते थक गया। सोचा कि अब कुछ नहीं सोचूंगा, आंखें बंद किए खामोश पड़ा रहूंगा। लेकिन आदमी जब तक जिंदा रहता है तब तक उसका दिमाग सोच से खाली नहीं होता। सोनिया बहुत याद आ रही थी। मेरे दिमाग ने समझाया कि मैं उसकी जुदाई को मर्दानावार बर्दाश्त करूं। अब उसकी खुशी में खुश रहना बेहतर होगा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा, अपने अंदर सोनिया की कमी से लड़ता रहा। फिर मैंने सुपर मास्टर के एक नुमाइंदा को मुखातिब किया। हेलो मिस्टर, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। मेरा ज़रूरी पैगाम अपने सुपर मास्टर तक पहुँचाओ। वो बोला, योर हाइनस। मैं सोच ही रहा था कि किस तरह आपसे रब्ता कायम हो जाए। मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सुपर मास्टर ने आपकी अलहदा मुमलिकत को तस्लीम कर लिया है। हम आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर तरह की इमदाद देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा, मैं इस किस्म की बातें करने के लिए वक्त मुकर्रर कर चुका हूँ। अभी मेरा एक हुक्मनामा सुपर मास्टर के नाम जारी कर दो। वो ये कि आध घंटे के अंदर जिमी और सोनिया पर से पहरा उठा दिया जाए और पेरिस के मारूफ और तजुर्बाकार डॉक्टर जिमी के इलाज के लिए मुकर्रर किए जाएं। अगर उन दोनों की आइंदा निगरानी की गई और जिमी के इलाज में ज़रा भी कोताही हुई तो तुम्हारे मुल्क को तीसरा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। चलो फौरन पैगाम पहुंचाओ। वो हुक्म की तामील करते हुए अपने मुल्क की वजारत खारजा के सेक्रेटरी से रब्ता कायम करने लगा। रब्ता कायम होते ही मेरा हुक्म सुनाया गया। वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि आपने फरहाद को हमारी दोस्ती का पैगाम दिया था। जी हाँ, वो कहती हैं इस सिलसिला में मुकर्रर वक्त पर बातें होंगी। बेहतर है कि आध घंटा के अंदर हुक्म की तामील हो जाए। सेक्रेटरी ने पेरिस के मास्टर से रब्ता कायम किया। उसे हुक्म दिया कि जिमी और सोनिया पर से पैरा उठाया जाए और वो मास्टर खुद उसी वक्त मारूफ और तजुर्बाकार डॉक्टरों को लेकर जिमी की रिहाइशगाह पर जाए। वहाँ नर्सों और मुलाजमों का माकूल इंतजाम भी होना चाहिए। हम इंसान अजीब हैं। जब तक सर पर डंडा न बरसे हम दूसरे इंसान के काम नहीं आते। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक रब्ता कायम करने के लिए ऐसे जराए थे कि आध घंटे के अंदर पेरिस का मास्टर, एक बूढ़े तजुर्बाकार डॉक्टर, एक नर्स, एक मुलाजमा और एक मुलाजिम को लेकर वहां पहुंच गया। उसने सोनिया से कहा, मैं यहाँ पेरिस में तंजीम का मास्टर हैरी ओल्डमैन हूँ। अब आप दोनों पर से पाबंदियां उठा दी गई हैं। जल्दी में सिर्फ एक ही डॉक्टर मिल सका। अगर आप चाहें तो मैं 1 घंटा के अंदर पेरिस के तमाम तजुर्बाकार डॉक्टरों को यहाँ ले आऊँगा। सोनिया खुश थी कि अब जिमी का बाकायदा इलाज होगा, लेकिन उसने हैरानी से पूछा, ये हम पर अचानक मेहरबानियाँ क्यों हो रही हैं? मास्टर ओल्डमैन ने जवाब दिया, पता नहीं मादाम, बस सुपर मास्टर का यही हुक्म है। वो बोली, इस हुक्म के पीछे ज़रूर कोई बदमाशी होगी। बाय गॉड, बिल्कुल नहीं। असल बात यह है कि हिज हाइनस फरहाद अली तैमूर से दोस्ती हो गई है। सोनिया ने चौंक कर पूछा, क्या तुम फरहाद को हिज हाइनस कह रहे हो? जी हाँ। क्या हिज हाइनस ने आपको नहीं बताया कि वो एक अलहदा मुमलिकत के हुक्मरान बन रहे हैं? सोनिया ने अचानक ही कहकहा लगाया, फरहाद और हुक्मरान बने? जो कभी अपना एक घर नहीं बना सकता वो मुल्क बनाएगा। अरे तुम सब उल्लू बन रहे हो। फरहाद को फरहाद ही रहने दो। उसे हिज हाइनस कहोगे तो वो कार्टून लगेगा। मैं अपना सर खुजाने लगा। सारी दुनिया में वही एक औरत थी जो मुझे मजाक बनाकर कह लगा सकती थी। मास्टर ओल्डमैन ने कहा, मादाम आप मजाक समझ रही हैं। तमाम ममालिक के अखबारात कल खुसूसी एडिशन शाया करने वाले हैं। वो तन्हा नई मुमलिकत कायम नहीं कर रहे, उनके साथ हर हाइनस रसवंती देवी हैं। सोनिया एक सर्द आ भर कर बोली, वो बेचारी हर हाइनस सर पकड़ कर रोएगी। ये कहकर उसने जिमी की तरफ देखा। डॉक्टर उसका मुआयना करते हुए उससे बातें कर रहा था। सोनिया मुतमईन होकर किचन की तरफ जाने लगी। तब मैंने उसे मुखातिब किया, हेलो सोनिया, कार्टून आ गया। वो एक कमरे से गुजर रही थी। फौरन ही एक कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा। मैंने आहिस्तगी से पूछा, क्या मेरी आवाज़ पर दिल धड़क रहा है? वो बोली, धड़कनों पर ना जाओ, ये एक फितरी अमर है। कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता अचानक मिल जाए तो हर इंसान की यही हालत होती है। ये धड़कनें वक्ती हैं, अभी करार आ जाएगा। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मेरी जिमी के इलाज के लिए सहूलतें फराम की हैं। मेरे सामने तुम्हारे जिमी की हैसियत सानवी है। मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए सहूलतें फराम की हैं। सोनिया, हमारा जिस्मानी रिश्ता ख़त्म हुआ है, दोस्ती और मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर करब से कहा, हाँ मैं आज भी तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ। जिमी सदा मेरे पास रहेगा। सोनिया, मुझे तुम्हारी जिस्मानी जुदाई का बहुत दुख है, साथ ही अपनी गलती को भी समझ रहा हूँ। अगर समझ रही हो तो मेरा एक मशवरा मान लो। ज़रूर मानूंगा, बोलो। वो बोली, तुम किसी एक जगह ठहरने वाले बंदे नहीं हो। ये बात रसवंती को अच्छी तरह जहन नशीन करा दो, वरना वो अपना कंवारापन तुम्हें सौंपने के बाद तुम्हारी ज़बरदस्त पहरेदार बन जाएगी। उस वक्त तुम्हारे दिमाग पर उसकी हुक्मरानी तुम्हें ग्रां गुजरेगी। तुम एक औरत की बर्तरी और उसकी रोक टोक को बर्दाश्त नहीं करोगे।
अंजाम कर तुम्हारे और रसवंती के दरमियान जबरदस्त दुश्मनी शुरू होगी। बेहतर है कि शुरू में ही उससे दो टोक बातें करो कि तुम सारी उम्र किसी को शरीक हयात बनाकर पाबंद नहीं रह सकते। सोनिया, मैंने हमेशा तुम्हारी जहानत को तस्लीम किया है। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। रसवंती शरीक हयात बनकर मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रसवंती को समझाया है कि मेरे हालात मुझे हरजाई बना देते हैं। उसे मेरी तरफ बढ़ने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। मगर वो दावा करती है कि मैं उससे कभी बिछड़ जाऊंगा तो वो अपनी टेलीपैथी के सहारे मेरे पास पहुंच जाएगी। सोनिया हंसती हुई बोली, कभी मैं भी ऐसी ही दीवानी थी। समझती थी कि मेरे प्यार का मकनातीस तुम्हें मेरे ही पास खींचे रखेगा। फिर मैंने तुम्हारी जुदाई को बर्दाश्त करना सीख लिया। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि दो बदन तुम्हारे बच्चों की माएँ बन रही हैं तो मैं गुस्सा से सुलग उठी। मैंने आम औरतों की तरह सोचा कि मुझ में कोई कमी नहीं। इस कमी को दो बदन ने पूरा किया है। मेरे मुकाबला में दो बदन ने तुम्हें जीत लिया। फिर बाद में पता चला कि वो भी तुम्हें जीत ना सकी। मैंने एक बदन की मौत की खबर सुनी है। तुम्हारे बच्चे पैदा होने से पहले नाबूद हो गए और तुम वैसे के वैसे ही हरजाई रहे। तब समझ में आया कि मुझ में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी फितरत ही ऐसी है। मैंने कहा, हाँ, ये बात अभी रसवंती की समझ में नहीं आ रही है। वो बोली, अगर उसने समझदारी से काम ना लिया तो ये बात समझ में आ जाएगी। फिर वो एक तरफ पछताएगी और दूसरी तरफ टेलीपैथी के जरिया तुम्हें गुलाम बनाए रखने की कोशिश करेगी। तुम्हें ऐसी अंजाम से दो चार रहना चाहिए। तुम्हें याद है, रसवंती प्रिंस आइलैंड में एक बार मुझे गुलाम बनाकर रखने की नाकाम कोशिश कर चुकी है। मैं दूसरी बार ये मौका नहीं दूंगा। तुम्हारा मशवरा मेरे जहन में नक्श रहेगा। अब दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करो। मैंने मौजू बदलकर उसे बताया कि किस तरह हमने तन सिंह और वसंती को रिहाई दिलाकर बैंकॉक पहुंचाया, किस तरह मास्क मैन और सुपर मास्टर की ममालिक की अहम शख्सियतों को ट्रैप करने के बाद अपनी नई मुमलिकत का मुतालबा मनवाया। ये सारी बातें बताने के बाद मैंने सोनिया से कहा, सुपर मास्टर को यकीन हो गया कि मैंने तुम्हारे जरिया जिमी को दोस्त बना लिया है। दूसरे लफ्जों में जिमी इस तंजीम से गद्दारी कर रहा है। सुपर मास्टर मेरी लाइल्मी में उसके खिलाफ कोई कदम उठा सकता है। बेहतर है कि तुम जिमी के साथ हमारे नए मुल्क में आ जाओ। जरूर आऊंगी, मगर वो मुल्क है कहाँ? आज शाम को मैं, रसवंती, शर्लक, मेनी, रोमाना और मरियम अपनी अपनी जगह बैठकर टेलीपैथी के राब्ते से दुनिया के नक्शा पर एक इलाका का इंतखाब करेंगे। तुम और जिमी भी बैंकॉक के वक्त के मुताबिक 5 बजे शाम को दुनिया का एक नक्शा लेकर बैठ जाना। मैं तुमसे राब्ता कायम करूंगा। अच्छी बात है। और कुछ? वहां पेरिस में जिस चीज की जरूरत हो मास्टर ओल्डमैन को हुक्म दो। इसका बाप भी तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। मैंने उसे रुखसत होकर खुद को हल्का फुल्का सा महसूस किया। सोनिया से रिश्ता टूटने के बायस मेरे दिल में जो सदमा और दिमाग पर जो बोझ था, वो बोझ सोनिया की खुशी में खुश होकर उतर गया। उसके काम आकर जिम्मी से रकाबत का जज्बा सर्द पड़ गया। सोनिया आज भी मेरे लिए इतनी अहम और ऐसी आजमूदा थी कि अब भी आंखें बंद करके उस पर हर मामला में एतमाद कर सकता था। और अभी अभी मैंने फैसला किया था कि नई मुमलिकत को हमेशा कायम रखने के सिलसिले में सोनिया अहम रोल अदा करेगी। मैंने आंखें खोल दी। कॉटेज के एक बिस्तर पर सामी मेरे साथ लेटी हुई थी। उस वक्त एहसास हुआ कि कमरे में और भी कोई है। मैंने सर घुमाकर देखा। समीना दरवाजे पर खड़ी मुझे गौर से देख रही थी। मैं नजरें चुराकर उसके दिमाग में झांकने लगा। वो सोच रही थी, ये अचानक भैया की आदतें कैसे बदल गई हैं। ये हमेशा बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे रहते थे, अध खुली आंखों से इधर उधर देखते रहते थे, मगर अब ये घंटों भर से शानोचित पड़े हैं। कल तक सिगरेट का ब्रांड कुछ और था और अब कोई और ब्रांड पी रहे हैं। और बिल्ली इनसे यूं लगी है जैसे बरसों की जान पहचान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया एकदम से अजनबी बन गए हैं। उसे मुझ पर शुबा हो रहा था। मैंने उसकी सोच में कहा, भला मेरे भैया अजनबी कैसे हो सकते हैं? अगर अजनबी हैं तो मुझे आजमाना चाहिए, मगर कैसे आजमाऊं? वो सोचने लगी। उसे याद आया कि उसका अमजद भैया झींगे का सालन पसंद नहीं करता। उसने मुझे मुखातिब किया, भैया आज मैंने झींगे का सालन तैयार किया है, आप तो बहुत पसंद करते हैं, खाने आ जाइए। मैंने कहा, मुझे झींगों से नफरत है, तुम अच्छी तरह जानती हो, जाओ मैं नहीं खाऊंगा। उसे इत्मीनान हो गया। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने आपकी पसंदीदा डिश बीफ ब्रेन तैयार किया है, यानी गाय का मगज पकाया था जो मुझे सख्त नापसंद था। मैंने बहाना किया, आज मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, जाओ सामी तुम खा लो। सामी भूखी थी, समीना के साथ चली गई। पिछली रात मैंने अपनी जेब में $500 छुपा कर रख लिए थे। अब इरादा था कि कहीं बाहर जाकर अपनी पसंद का खाना खाऊंगा और किसी तरह सामी को भी साथ रखूंगा, ताकि हालात मेरे मुआफिक ना हुए और मुझे किसी दूसरी पनाहगाह की तरफ जाना पड़ा तो सामी का साथ ना छूटे। मैंने सामी का इंतजार करने के लिए रसवंती से राब्ता कायम किया। राब्ता कायम ना हुआ। उसने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैंने उसे दानिशमंदी से गौर करने का मशवरा दिया था, वो नाराज हो गई। ऐसे वक्त जबकि हम सारी दुनिया को चौंका देने के लिए एक अलहदा मुमलिकत कायम कर रहे थे, तो ये नाराजगी और आपस के इख्तलाफात नुकसानदेह साबित हो सकते थे। रसवंती की नाराजगी दूर करना जरूरी था। मैंने कुछ सोचकर मरियम के दिमाग में झांकना शुरू किया।
तब पता चला कि रसवंती रो रही थी। मरियम उसे समझा रही थी, बेटी बेशक तुम कम उम्र हो, इस कम उम्री में तुम फरहाद के सहारे एक नई हुकूमत कायम कर रही हो। तुम्हें बच्चों की तरह रोना नहीं बल्कि बूढ़ों की तरह हर मसला पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। वो बोली, मम्मी मेरी संजीदगी दिल के मामला में काम नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मैंने पहली बार रसवंती को अंग्रेजी बोलते सुना। वो अटक अटक कर बोल रही थी मगर बोलना आ गया था। मरियम ने कहा, मेरा मशवरा मानो, फरहाद को सिर्फ एक दोस्त समझो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जीवन साथी बनाने के लिए तुम्हें फरहाद से ज्यादा खूबरू और बासलाहियत लोग मिलेंगे। मैं अब कभी शादी के मुतल्लिक नहीं सोचूंगी। चलो ना सोचना, मगर मौजूदा मामलात पर गौर करो। अगर तुमने एक अलहदा मुमलिकत के सिलसिला में फरहाद से ताउन ना किया तो तुम्हारा नुकसान ज्यादा है। तुम्हारे बाप और बहन को किसी भी मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना होगा। तुम खुद यहाँ रंगून में कब तक छुपी रहोगी? फरहाद एक अरसा से आवारा भटकते रहने का आदी है। ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो तुम्हारे और तुम्हारे रिश्तेदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया मुल्क वजूद में ला रहा है। मैं जानती हूँ मामी, वो ये सब कुछ मेरे लिए ही कर रहा है और अब से पहले भी उसने इतने एहसानात किए हैं कि मैं उसके खुलूस और बेलौस मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकती। उसका दिल आईना की तरह साफ ना होता तो वो मुझे साफ तौर से ना समझाता कि वो हरजाई है। वह मुझे अपनी तरफ बढ़ने से रोक रहा है और जाने क्यों मुझे अपनी तौहीन का एहसास हो रहा है। मरियम ने कहा, तुम अजीब लड़की हो, वह तुम्हारी भलाई चाहता है और तुम्हें यह सोचकर तौहीन महसूस होती है कि वह तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। तुम पागल हो। हाँ, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि मेरा ये पागलपन दिल से नहीं जाता। मुझे थोड़ा रो लेने दो, फिर मैं अपना दिल पत्थर कर लूंगी। फरहाद से सिर्फ नई मुमलिकत के मामलात की हद तक दोस्ती रखूंगी, अपने ज़ाती मामलात में उसे शरीक नहीं करूंगी। मरियम ने तायद की, हाँ ये दानाई की बातें हैं। अपने रिश्तेदारों की खातिर उसे दोस्त बनाए रखो। मैं वहां से वापस आ गया। रसवंती मेरी तरफ से दिल को सख्त कर ले तो बेहतर ही है। मुझे भी अक्ल आ गई थी कि रसवंती लाख हसीन और दिलनशी सही, मगर हमेशा अपने सर पर मुसल्लत नहीं रखना चाहिए। सिर्फ एक दूसरे के काम आने वाली दोस्ती भली होगी। इस तरह हमें कभी एक दूसरे से शिकायत पैदा नहीं होगी। सामी खाने के बाद मेरे पास आ गई। मैंने उसे सहलाते हुए कहा, मेरी जान, अच्छा हुआ कि तुम जानवर हो। तुम पर मेरे हरजाईपन का असर नहीं होगा। तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी और अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? म्याऊं। जैसे उसने तायद की, मैंने उसे गोद में उठाकर सरगोशी में कहा, अब आवारगी के लिए बाहर निकलूंगा। शाम के 5 बजे तक फुर्सत है तो मेरे साथ रहोगी। वो मेरे चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ने लगी। मैंने आहिस्तगी से कहा, गौर से सुनो, पहले तुम कॉटेज से निकलकर इतनी दूर चली जाना कि मैं बाहर निकलूं तो तुम मुझ पर नजर रख सको। हम दूर दूर रहेंगे मगर एक दूसरे की नज़रों में रहेंगे। जब मैं बाएं हाथ से सर खुजाऊं तो तुम मेरे पास आ जाना, अगर नाक खुजाऊं तो दूर चली जाना, ठीक है? म्याऊं। वो समझ गई। मेरी गोद से उतरकर फर्श पर पहुंच गई। मैंने सर के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। वो चली गई। मैंने लिबास तब्दील किया, जूते पहने, आईना देखा, कंघी की। समीना किचन में मसरूफ थी। मैं बाहर आ गया। खुली फिजा में आज़ादी की सांस लेना नसीब हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि इस आज़ादी का अंजाम क्या होगा। पता नहीं बैंकॉक के पुरौनक शहर में कितने हंगामे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अपनी मुसलसल रूपोशी से तंग आ चुका था, इसलिए सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने कॉटेज के अहाता से निकल कर देखा। दूर, बहुत दूर सामी खड़ी मेरी जानिब देख रही थी। मैं आगे बढ़ा तो उसी सिमत आगे बढ़ने लगी। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो पलट कर देख लिया करती। वो एक साफ सुथरा इलाका था। दूर दूर पर कॉटेज बने हुए थे। वहां कितने मकानों में घरेलू सनतें कायम की गई थीं। मर्द औरतें काम करते हुए नजर आ रहे थे। एक जगह एक औरत ने, दूसरी जगह 2 मर्दों ने मुझे अमजद के नाम से मुखातिब किया। उनकी मुकामी जुबान मेरे पल्ले नहीं पड़ी। मैं दूर ही से हाथ हिलाता हुआ यूं तेज रफ्तारी से गुजर गया जैसे जल्दी में कहीं जा रहा हूं। तकरीबन आध मील का फासला पैदल तय करने के बाद एक पुख्ता कुशादा सड़क नजर आई। सामी वहां ठहर गई। मुझे भी एक जगह रुकना पड़ा क्योंकि एक नौजवान सांवली सी लड़की ने मेरा रास्ता रोक लिया। वह मुस्कुराती हुई मुझसे अपनी जुबान में कुछ कह रही थी। मैं उलझन में पड़ गया कि क्या समझूं और क्या जवाब दूं, लिहाजा मैं उससे कतराकर आगे बढ़ने लगा। उसने मेरी आस्तीन पकड़ ली। नाराज होकर कुछ कहने लगी। अजीब मुसीबत थी। इतना समझ में आया कि वो और अमजद एक दूसरे को इतनी बेतकल्लुफी से पहचानते हैं कि वो अमजद की आस्तीन तक पहुंच जाती है। पता नहीं अमजद कहाँ तक पहुंचा होगा। वो बेतकान बोले जा रही थी। मैंने कहा, हमें अंग्रेजी में बोलना चाहिए। वह चुप होकर सवालिया नजरों से तकने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही? वह फिर अपनी जुबान में शुरू हो गई। मैंने बाएं हाथ उठाकर सर खुजाया। सामी दौड़ती हुई चली आई। मैंने कहा, सामी मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, जरा इसे डराओ तो। यह सुनते ही उसने घुराकर लड़की पर छलांग लगाई। वह चीख कर अपना बाजू सहलाती हुई भागी। सामी ने बाजू पर पंजा मारा था। थोड़ी दूर भागने के बाद लड़की ने पलट कर देखा। सामी फिर घुराती हुई दौड़ी। वह फिर चीखती हुई भागने लगी। मैंने सामी को आवाज़ दी, वापस आ जाओ, बहुत हो चुका। सामी पलट कर आने लगी। पुख्ता कुशादा सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। मैं खाली टैक्सी का इंतजार करने लगा। कॉटेज से निकलते ही काम बिगड़ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि अमजद मुकामी जुबान बोलता है, क्योंकि कॉटेज में उसने दलाल की हैसियत से अंग्रेजी में बातें की थीं और समीना से वो घर में उर्दू बोलता था। बाहर आकर मैंने मुकामी जुबान बोलने वालों को दूर ही से टाल दिया था, मगर अब वो लड़की वहां जाकर अपने लोगों को जरूर बताएगी
कि मुकामी ज़ुबान समझने वाला अमजद उसकी ज़ुबान नहीं समझ सका। ये बात मोहल्ले वालों की ज़ुबान से समीना तक भी पहुंच सकती थी। अगर मैं उस मुकामी लड़की से पीछा छुड़ा कर भागता तो वो मेरे पीछे भागी आती। उसे खौफजदा करने के लिए सामी से काम लेना पड़ा। अब ये जिक्र भी चलेगा कि एक बिल्ली ने उसे भगाया था। फिर मोहल्ले वालों को वो मुसल्लह अफराद याद आएंगे जो एक बिल्ली के जरिए फरहाद को तलाश कर रहे थे। इस तरह बात एक बिल्ली और मुकामी ज़ुबान से नाशना अमजद तक पहुंचेगी। कम अज़ कम समीना की शुबा की तस्दीक हो जाएगी। यानी नतीजा ये ज़ाहिर हुआ कि सर मंडवाते ही औले पड़े। कॉटेज से बाहर आते ही वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका था। सड़क के किनारे 10 मिनट गुजर गई। खाली टैक्सी नजर नहीं आई। अचानक एक कार मेरे सामने से गुजरती हुई जरा दूर जाकर रुक गई। एक खातून ड्राइव कर रही थी। वो गाड़ी को पीछे ड्राइव करती हुई मेरे सामने आकर रुक गई। खातून उधेड़ उम्र की थी। मेकअप का अंदाज बता रहा था कि जवान बनने की कोशिश की गई है। वो सामी को देखती हुई मुझसे बोली, क्या ये बिल्ली तुम्हारी है? जी हाँ, ये बिल्ली शहर तक जाना चाहती है। क्या हमें लिफ्ट मिलेगी? वो मुझे गहरी टटोलती हुई नजरों से देख रही थी। मैंने जरा सी सोच पढ़ ली। वो उस बिल्ली को देखकर मेरे मेकअप के पीछे फरहाद को ढूंढ रही थी। मैं संभल गया। वो बोली, नौजवान, मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ, मगर मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो। मैंने कहा, खातून, उम्र के लिहाज से मैं आपका बेटा बन सकता हूँ। उन्होंने गुस्सा से देखा, फिर अचानक नरम पड़कर बोली, मुझे शुबह है कि तुम फरहाद अली तैमूर हो। कौन फरहाद अली तैमूर? क्या वही जिसका जिक्र अखबारों में हो रहा है? हाँ, अनजान ना बनो। नहीं बनूंगा। मैं शहर तक जाने के लिए फरहाद भी बन सकता हूँ। गाड़ी में बैठ जाऊँ? उन्होंने हकारत से मुझे देखकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। ड्राइव करती हुई सोचने लगी, अगर ये फरहाद होगा तो मुझे टेलीपैथी के जरिया वापस बुला लेगा। फरहाद तो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। उसके लिए मेरे जरिए शहर पहुंचना मामूली सी बात होगी। ये बात आम नहीं हुई थी कि गूंगे जासूस एक बिल्ली के सहारे मुझे तलाश कर रहे थे और सबके सब मारे गए थे। खातून की सोच ने बताया कि वो एक फौजी अफसर की बीवी है। उसके शौहर ने उसे बताया था कि फरहाद के साथ उसकी एक पालतू बिल्ली होती है। वो खातून कवारी छोकरियों की तरह मुझे अपना आइडियल बनाए हुए थी। ला हौल वला कुव्वत। मैंने एक गुजरने वाली गाड़ी को हाथ दिखाया। वो गुजर गई, मगर उसके पीछे आने वाली एक कार मेरे करीब आकर रुक गई। एक नौजवान लड़का स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन यंग मैन, कहाँ जाओगे? उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने सामी को गोद में लेकर बैठते हुए दरवाजे को बंद किया। शुक्रिया, मैं शहर तक जाना चाहता हूँ। वो कार आगे बढ़ाते हुए बोला, बैंकॉक तो बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में अपनी शोहरत की तरह फैला हुआ है। तुम कहाँ जाओगे? मुझे भूख लगी है, किसी अच्छे से होटल में जाऊँगा। किसी मुसलमान होटल पहुँचा दो तो मेहरबानी होगी, मैं यहाँ अजनबी हूँ। ओ तो ऐसे कहो ना, एक तो अजनबी हो, दूसरे मुसलमान हो, ऊपर से एक मुसलमान को कह रहे हो कि होटल पहुँचा दो। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो? अमजद खान, पाकिस्तान से आया हूँ। ओह, पाकिस्तान से आए हो, खुश आमदीद। मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? इसलिए कि हिंदुस्तान में शर्मिला टैगोर रहती है और पाकिस्तान में भोलू पहलवान होती हैं। मैं हंसने लगा। वो बोला, मेरी उम्र 20 बरस है। मेरी अम्मी कहती हैं कि 30 बरस से पहले शादी न करना। मैं 10 बरस के बाद 30 बरस का हो जाऊंगा, फिर फौरन ही पासपोर्ट बनवाकर हिंदुस्तान जाऊंगा। शर्मिला टैगोर से ज़रूर शादी करूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, उस वक्त तक वो बूढ़ी हो जाएगी। वो सर हिलाकर बोला, हाँ, इसीलिए मैं भोलू पहलवान की तस्वीर सामने रखकर सुबह शाम वर्जिश करता हूँ। अगर मैं 2-4 बरस में पहलवान बन जाऊंगा तो शर्मिला टैगोर मुझे बच्चा नहीं समझेगी। ये कहते हुए उसने कार की रफ्तार ज़रा सुस्त कर दी, क्योंकि एक जवान लड़की कार ड्राइव करती हुई गुजर रही थी। यूसुफ उसकी कार के बराबर अपनी कार ड्राइव करते हुए होंठों से सीटी बजाने लगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा तो वो बोला, हनी आई लव यू। यू शट अप। लड़की ने गुस्से से रफ्तार बढ़ाई। यूसुफ ने भी रफ्तार बढ़ा दी। वो बोला, ए तो मुझे छेड़कर पछताओगे। यूसुफ ने मुझसे कहा, देखा तुमने, ये लड़की भी शायद मुझे बच्चा समझती है, जरा तुम छेड़कर देखो तो। मैंने आस्तगी से कहा, दरअसल मुझे छेड़ना नहीं आता, पहले उसके हुस्न की तारीफ करो, वह भी मुस्कुरा देगी। यूसुफ ने मेरी हदायत पर अमल करते हुए उससे कहा, स्वीटी, तुम मेकअप के बगैर इतनी हसीन लग रही हो कि मैं तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। उस वक्त मैं लड़की के दिमाग पर काबिज हो गया। वह मुस्कुराने लगी। यूसुफ ने खुशी से नारा लगाया, वो मारा। वो आस्तगी से बोला, यार अमजद, आगे बताओ क्या बोलूँ? इसे गाड़ी रोकने के लिए कहो और इसके पास पहुंच जाओ। यूसुफ ने यही किया। लड़की का दिमाग मेरी मुट्ठी में था। उसने गाड़ी रोक दी। यूसुफ भी कार रोककर बाहर निकला। लड़की के पास पहुंचकर कार की खिड़की पर झुककर बोला, मैं अभी घर जाकर आईना देखूंगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बालिग हो गया हूं, तुम मुझे यकीन दिलाओ। लड़की ने चेहरा आगे बढ़ाया। यूसुफ खिड़की के अंदर सर घुसा रहा था। मैंने लड़की के दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो एकदम से चौंकी, फिर तड़ाक से एक तमांचा रसीद कर दिया। बड़ी जोरदार आवाज़ थी। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए अपनी कार से आकर टिक गया। लड़की ने एक झटके से कार आगे बढ़ाई, फिर रफ्तार बढ़ाती हुई दूर चली गई। वो यकीनन सोचेगी कि थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर गैर हाजिर कैसे हो गई थी। यूसुफ कसियानी मुस्कुराहट के साथ अपनी कार में बैठते हुए बोला, ये लड़कियां बड़ी जिंदा दिल होती हैं, बस ऐसे ही मजाक करती हैं, बस कुछ समझ में नहीं आती। वो मुस्कुराई थी, फिर पता नहीं कैसे इतनी बड़ी नेकी से भटक गई। मैंने तसल्ली दी, कोई बात नहीं, किसी दूसरी को आजमा लेना। उसने कान पकड़कर कार स्टार्ट करते हुए कहा, अब मैं 2-4 बरस पहलवानी करूंगा, फिर लड़कियां खुद ही मुझे आजमाया करेंगी।
मैंने उसे एक तमांचा खिलाकर जरा अक्लमंदी से सोचना सिखा दिया। थोड़ी देर बाद हम बैंकॉक की पुररौनक सड़कों पर से गुजर रहे थे। यूसुफ ने पूछा, यार तुम परदेसी हो, तुम्हारा सामान कहाँ है? एक छोटे से होटल में है। मैं इतने बड़े शहर में रास्ता भूल गया हूँ। वो होटल मुझे नहीं मिल रहा, इसीलिए किसी दूसरे होटल में खाने जा रहा था। होटल का नाम बताओ, मैं पहुंचा दूंगा। नाम याद रहता तो मैं दूसरों से पूछकर वहां पहुंच जाता। उसने एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के सामने कार रोकते हुए कहा, आओ यहाँ का शानदार शॉपिंग सेंटर दिखाऊं, मैं कुछ चीज़ें भी खरीदूंगा। नहीं दोस्त, मैं यहाँ बैठा रहूंगा, तुम चीज़ें खरीद कर आ जाओ। वो कार की चाबी लेकर चला गया। मैंने सामी से कहा, जान, ये लड़का इस होटल को तलाश करने के लिए मुझे सारा दिन कार में घुमाता रहेगा, बेहतर है कि हम यहाँ से निकल चले। उसने म्याऊं कहकर तायीद की। देखो, पहले मैं कार से निकलकर फुटपाथ पर जाऊंगा, बाद में तुम कार की खिड़की से निकल कर आना, फिर मुझसे जरा दूर पीछे पीछे चलती रहना। और वह दूर रहने और करीब आने के इशारे याद है ना? उसने फिर म्याऊं कहा। अचानक मैंने सर उठाकर देखा। मुझे कार से बाहर निकलना था, मगर ठिठक गया। कार की खिड़की के पास एक निहायत ही हसीन दोशीज़ा खड़ी हुई मुझे यूं देख रही थी जैसे मुझे पहचानती हो या पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो स्याह चश्मा पहने हुए थी। मैं उसकी आंखों के रास्ते दिमाग में झांक कर नहीं देख सकता था। ये मालूम नहीं कर सकता था कि वो कौन है, क्या सोच रही है और मुझे क्यों देख रही है। एक ही सूरत थी कि वो कुछ बोले, अपनी आवाज़ और लहजा सुनाए। मैंने उससे पूछा, वेल मिस, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसने इनकार में सर हिलाया, सामी पर एक नज़र डाली, फिर मेरे सामने से गुजर गई। मैंने अकबनुमा आईने में देखा। वो कार के पीछे जाकर पलट कर देख रही थी, फिर वहां से भी आगे बढ़ गई। अकबनुमा आईने में अब नजर नहीं आ रही थी। एक हसीन जलवा गुम हो गया था। बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा हुस्न शबाब देखा था कि एक बार फिर देखने को दिल मचल रहा था, मगर दिमाग समझा रहा था कि वो चश्मा के पीछे से मुझे पहचान रही थी। ये भी हो सकता था कि वो अमजद को पहचानती हो। हाँ, शायद वो मुझे अमजद समझ रही थी। मैंने कार से बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया। कार के पीछे दूर तक देखा, अब वो नजर नहीं आ रही थी। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों की भीड़ थी, वैसे वो लाखों में एक थी। मैं उसे भीड़ में भी देख लेता अगर वो नजर आ जाती। मैं फुटपाथ पर आ गया, फिर एक सिमत बढ़ने लगा। जरा दूर जाकर मैंने घूम कर देखा। सामी मुझसे कुछ फासला रखे चली आ रही थी। हम आगे पीछे चलते हुए दूसरी सड़क के फुटपाथ पर मुड़ गए। आसपास दुकानें बड़ी खूबसूरती से सजाई गई थीं। सजावट में ऐसी दिलकशी थी कि रुक रुक कर देखने को जी चाहता। दुनिया के कितने ही मुल्कों की औरतें नजर आ रही थीं, मर्द भी थे, उन्हें औरतें देख रही होंगी। मैं तो रंगारंग हसीन चेहरे देख रहा था जो सारी दुनिया से आकर बैंकॉक के गुलदस्ते में सज गए थे। आखिर भटकते भटकते एक होटल नजर आ गया। साइन बोर्ड पर होटल के मालिक का नाम फैज आलम लिखा हुआ था। खुशी हुई कि अपनी पसंद का खाना मिलेगा। मैंने बाएं हाथ से सर को खुजाया। सामी करीब आ गई। मैं उसे बाजू में उठाकर दरवाजा खोलते हुए होटल में दाखिल हुआ। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान के किसी होटल में पहुंच गया हूं। एक बहरा बावर्ची खाने की तरफ मुंह करके कह रहा था, एक जगह मुर्ग बिरयानी, एक जगह मटर कीमा, कड़क नान और एक जगह 2 प्याली चाय मारो। दूसरा बहरा काउंटर की तरफ मुंह करके बोल रहा था, वो बर्मी लुंगी वाले साहब से $6 लो। दूसरा साहब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, उसको बाहर धक्का मारो। वह बम्बई या मालाबार के बहरे थे, खूब बोल रहे थे। काउंटर के पास बैठे हुए एक मोटे भद्दे आदमी ने मुझे देखा, फिर जल्दी से उठकर मेरी तरफ आते हुए बोला, ए मिस्टर, सॉरी, वेरी सॉरी, होटल में जानवर को लाना मना है। मैंने सामी को सहलाते हुए कहा, यह जानवर नहीं है। हैं, जानवर नहीं है? मोटे ने घूरकर सामी को देखा, फिर तमाम मुलाजमों और ग्राहकों को मुखातिब करते हुए बोला, ए भाई लोग, ए देखो, ये अपन को अंधा समझता है, बोलता है ये बिल्ली जानवर नहीं है। तमाम लोग मुझे और सामी को देखने लगे। मैंने ऊंची आवाज में मोटे से कहा, मैं सच कहता हूँ, ये जानवर नहीं है, मेरी बीवी है, बीवी। तमाम लोग कह के लगाने लगे। उसी वक्त सामी ने मोटे को देखकर अपनी एक आंख दबाई। मोटा उछलकर बोला, अरे तुम्हारा जोरू हमको आंख मारता है रे। फिर एक बार कह के गूंजने लगे। इतनी देर में मैंने मोटे की थोड़ी सी सोच पढ़ ली। वो कंजूस और लालची था और वही होटल का मालिक फैज आलम था। उसने कहा, देखो इधर मस्करी मत करो, कानून का बात करो। बाहर गाड़ी पार्क करने से गवर्नमेंट टैक्स लेता है, इधर होटल के अंदर बिल्ली को पार्क करने का हम $1 लेता है। बोलो मंजूर? मंजूर है। मैंने एक मेज के पास कुर्सी पर बैठते हुए सामी को मेज पर बिठा दिया। बैरे को खाने का ऑर्डर दिया। वो गया तो फैज आलम ने मेरी मेज के दूसरी तरफ बैठते हुए पूछा, तुम किधर से आया है? जिधर से सब आती हैं। ए भाई, हम पूछते हैं कौन से मुल्क से आया है? मैंने मेज पर झुककर आहिस्तगी से कहा, मैं स्मगल होकर आया हूं, किसी से ना कहना। उसने सरगोशी में पूछा, तुम काला धंधा करता है? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो खुश होकर बोला, अरे तो ऐसा बोलो ना, तुम्हारा जैसा लोग कभी कभी हमारे पास छुपने को आता है। हम वो लोग को ऐसा जगह घुसा देता है कि साला पुलिस का बाप भी उधर जा नहीं सकता। तुम बोलने से हम तुमको भी घुसा देगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसी शानदार उर्दू ना बोलो, मेरे पेट में दर्द होता है। वो उदास होकर बोला, हम साला धोबी का कुत्ता है, ठीक से उर्दू नहीं बोलता, ठीक से अंग्रेजी नहीं बोलता। तुम मतलब की बात करो। हमारे पास में छुपना मांगेगा तो हम रोज $25 लेगा। इधर में दारू मिलेगा, छोकरी मिलेगा, पुलिस वाला नहीं मिलेगा। बोलो मंजूर? मैंने पूछा, वो छुपने की जगह कहाँ है? बहरा खाने की प्लेटें मेरे सामने रखकर चला गया। मोटे फैज आलम ने कहा, हम जगह बताएगा, पहले मामला तय करो।
मैंने खाना शुरू करते हुए कहा, मुझे 5 मिनट सोचने दो। ये कहकर मैं उसकी सोच पड़ने लगा। वो वहां से 5 मील दूर रेक्सिन स्क्वायर में रहता था। उस होटल में 20 फ्लैट थे। एक फ्लैट में वो रहता था। 11 फ्लैट ऐसे थे जिनका किराया बैंकॉक के बड़े बड़े रईस अदा करते और कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वहां अय्याशी के लिए आते। बाकी 8 फ्लैट इसलिए खाली रखे जाते थे कि बैरूनी ममालिक से आने वाले ज़रूरतमंद, खुसूसन जुराइम पेशा लोग वहां $25 यौमिया के हिसाब से रह सकें। बड़े बड़े रईसों का असर और रसूख आला हुकाम तक था, इसलिए पुलिस वाले उधर का रुख नहीं करते थे। फैज आलम खालिस कारोबारी आदमी था। दौलत की हवस में जुराइम पेशा लोगों का मुहाफिज बना हुआ था। उसने कहा, 5 मिनट पूरा हो गया, अब बोलो। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, मुझे मंजूर है। मैं अभी 4 दिन का किराया $100 एडवांस दूंगा। मुझे वहां की चाबी दो और पता बता दो। मैं जब मुनासिब समझूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिया। उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, उधर फ्लैट नंबर 7 में। ये कार्ड दिखाने से तुमको एक फ्लैट का चाबी मिल जाएगा। मैंने खाने के बाद सामी से पूछा, दूध पियोगी? सामी ने जरा सा मुंह फेर लिया। इसका मतलब यह था कि उसका पेट भरा हुआ है। फैज आलम सामी को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। मैंने उसके दिमाग को अपने कब्जा में लिया। उसने अपनी जेब से एक $100 निकाल कर मेरे आगे मेज पर रख दिए। फिर सामी को उसी तरह दिलचस्पी से देखने लगा। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर मेज पर से रकम उठा ली। उसने अपने सर को थाम कर कहा, अरे हम तो इस बिल्ली को देखता पड़ा है, ये हमारा मगज को क्या हो गया? मैंने उसके $100 उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह एडवांस की रकम है। वो खुश होकर नोट गिनने लगा। बाकी $10 मैंने खाने का बिल अदा किया, बैरे को टिप दी, मोटे आलम से रुखसती मुसाफिया किया। फिर सामी को अपने बाजू में उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आहिस्तगी से कहा, सामी मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। मैंने सामी को फर्श पर छोड़कर दरवाज़ा खोला। वो बाहर चली गई। मैंने फैज़ मोटे को मुस्कुराकर देखा। वो भी जवाबन मुस्कुराने लगा। इस तरह मैं चंद सेकंड ज़ाया करना चाहता था ताकि सामी ज़रा दूर जाकर मेरा इंतज़ार करे। जब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो एकदम से छिटक गया। वही हसीन दोशीज़ा स्याह चश्मा पहने फुटपाथ पर नजर आई। वो सामी को गोद मिली उसे प्यार से सहला रही थी, उसे चूम रही थी। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराई। उसका अंदाज बता रहा था कि वो मुझे मेकअप के बावजूद पहचान गई है। आखिर वो कौन थी? मैं आगे बढ़कर उसके रूबरू पहुंच गया। उसके रेशमी लिबास से एक बहुत ही महंगा परफ्यूम अपनी खुशबू लुटा रहा था। रेशमी लिबास से ज्यादा उसके बदन में चिकनाहट थी। नजरें फिसल फिसल जाती। बदन के निशेबो फराज ऐसे फड़कते हुए, ऐसे चीखते हुए थे जैसे कह रहे हूं, आओ हमारी बोटी बोटी कर दो। मैंने पूछा, कौन हो तुम? दोशीज़ा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए अपने ब्लाउज के गिरेबान में हाथ डाला। फिर एक तय किया हुआ कागज निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे खोलकर पढ़ा। लिखा था, फरहाद मैं आपके लिए जान भी दे देने वाली लड़की हूं। आप मुझे जानते हैं। मैं चाहती हूं कि आप टेलीपैथी के बगैर मुझे बूझ लें। अगर मुझ पर एतमाद कर सकें तो मेरी कार में आ जाएं। मैं सिर्फ इसलिए सहेली बन गई हूं कि आप इस पहली मुलाकात को हमेशा याद रख सकें। वो तहरीर पढ़ने के बाद मैंने उसे देखा। वो खामोशी से सामी को मेरे हवाले करके अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। फिर डैशबोर्ड से कागज़ कलम निकालकर कुछ लिखने लगी। मैंने घड़ी देखी, 3:15 हुए थे। सामी को सहलाते हुए पूछा, ताज्जुब है सामी, तुम इस अजनबी लड़की के पास कैसे चली गई थी? चलो थोड़ा वक्त है, इस पहेली को बूझ लें। मैं आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोलकर दोशीज़ा के बराबर बैठ गया। उसने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसे लेकर पढ़ा। लिखा था, आपकी बिल्ली दुनिया का 8वां अजूबा है। जब ये होटल से बाहर आई तो मैंने पुचकार कर बुलाया। ये कतरा कर दूर जाने लगी। मैंने इसके पीछे जाते हुए आहिस्तगी से कहा, मेरी जान रुक जाओ, मैं फरहाद की दोस्त हूँ, दुश्मनों से उसकी हिफाजत करने आई हूँ। ये सुनते ये बिल्ली मेरे पास आ गई। क्या ये हम इंसानों की बोली समझ लेती है? मैंने पढ़ने के बाद कहा, हाँ ये सब कुछ समझती है, तुम अभी देख लो। ये कहकर मैंने सामी को हुक्म दिया, सामी अब मेरी गोद से उठकर पिछली सीट पर चली जाओ। वो उठी, फिर अगली सीट पर से उछलकर पिछली सीट पर चली गई। दोशीज़ा ने हैरानी से उसे देखा, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, तुमने अभी लिखा है कि एक पहेली बनकर इस पहली मुलाकात को यादगार बनाना चाहती हो। इसका मतलब है कि हम पहले कभी नहीं मिले। उसने तायद में सर हिलाया। मैंने कहा, 1.5 घंटा पहले एक उधेड़ उम्र की औरत ने सामी की वजह से शुबा किया कि मैं फरहाद हूँ। उसकी सोच ने बताया कि वो एक फौजी अफसर की बीवी है। उसके फौजी शौहर ने उसे बताया था कि फरहाद के साथ एक बिल्ली बहुत अहम है। 6 गूंगे जो मारे गए वो उसी बिल्ली के सहारे फरहाद को तलाश कर रहे थे। ए हसीन दोशीज़ा, क्या तुम भी यहाँ के किसी बहुत बड़े अफसर की बीवी, बहन या बेटी हो? ऐसा कहते वक्त मेरी याददाश्त ने अपना काम दिखाया। मुझे उस आला अफसर की बेटी याद आई जो मेरी हमायत में अपने बाप से लड़ती थी। उसका नाम लीना था। मैंने फौरन ही लीना के दिमाग में झांक कर देखा तो इंकिशाफ हुआ कि वो मेरे बराबर बैठी कार चला रही है और सोच रही है, फरहाद साहिब बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? क्या मुझे पहचान लिया है? क्या मेरे ख्यालात पड़ रहे हैं? उसने कनखियों से मेरी जानिब देखा। मैं अनजान बनकर यूं सोच में डूब गया जैसे पहेली को बूझने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं। उसे जरा इत्मीनान हुआ कि वो जीत रही है। मैंने कहा, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आज रात 11 बजे तक मैं बहुत बड़ी मुहिम सर करने वाला हूँ। मेरा जहन उन अहम मामलात में उलझा हुआ है। वैसे ये पहेली वाला खेल भी दिलचस्प है।
मेरे लिए एक तफरीह बन गया है। अगर तुम इसे जारी रखना चाहो तो मैं वादा करता हूँ कि 11 बजे के बाद तुम्हें बूझ लूंगा। आधी रात तक तुम जहां रहोगी वहां पहुंच जाऊंगा। बोलो ठीक है। उसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर सड़क के किनारे गाड़ी रोककर एक पर्ची लिखी और मेरी तरफ बढ़ा दी। उसने लिखा था, क्या बूझने का वादा पूरा होने तक आप अपनी सामी को मेरे पास छोड़ सकती हैं। आप आकर अपनी अमानत वापस ले जा सकती हैं। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं सामी को समझा दूंगा। तुम मेरे काम करो, किसी दुकान से दुनिया का एक नक्शा खरीद कर दो और मुझे उस पता पर पहुंचा दो। मैंने फैज आलम मोटे का कार्ड उसे दिखाया। उसने पता ज़हन नशीन कर लिया। एक दुकान से एक नक्शा खरीदा। मैंने सामी को अपने पास बुलाकर कहा, सामी, ये अजनबी दोशीज़ा हमारी दोस्त है। आज रात तुम इसके पास रहो, फिर मैं वहां आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सामी अपनी अदाओं से जाहिर करने लगी कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती, मगर मैंने प्यार मोहब्बत से उसे लीना के साथ रहने पर राजी कर लिया। लीना ने रैगजीन स्क्वायर के सामने गाड़ी रोक दी। सामी को अपनी गोद में बिठा लिया। वो अपनी दानिश्त में बहुत पुरस्कार बन रही थी। सामी को अपने पास रखकर उसे इत्मीनान हो गया था कि मैं आधी रात तक जरूर उसे बूझने और सामी को वापस लेने आऊंगा। मैंने कहा, ओके, ये तफरीह बड़ी दिलचस्प है, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें पहचान करूंगा। वो चली गई।